पीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 6 दिसंबर का करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुए हैं। ये जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, ये पीसीएस के हिसाब से बनाया गया है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि करंट अफेयर्स को हमें इस तरह से पढ़ना है कि वो हमें प्री में जीएस में और मेंस में जीएस में हमें हेल्प करते हो। ये वन लाइनर भले क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जिससे कि हमारे प्री और मेंस की चीज़ें भी ठीक से कवर हो जाए। ये जो पीडीएफ है ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप फ्री में आपको अवेलेबल है। आप टेलीग्राम पे जाके पीसीएस गुरुजी ऑफिशियल जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ मिल जाएगी आपको। वीडियो तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये स्टार्ट करने से पहले दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। एक ऑनलाइन कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं यूपी पीसीएस 2021 के लिए। इसमें प्री और मेंस दोनों का कोर्स कराया जा रहा है। इसके अंदर जून में पेपर होगा आपका। अभी आपके 7 से 8 महीने बाकी हैं। आपका जून के बाद ही पेपर इनफैक्ट होगा, तो आपके पास अभी काफ़ी समय बाकी है इसको ढंग से तैयारी करने के लिए। इसमें वीडियोस पीडीएफ टेस्ट के माध्यम से आपको तैयारी कराई जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चीज़ें याद कराई जाती हैं। फीस बहुत ही नॉमिनल है। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 8317040152 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर कोई अगर डाउट है, आपको कोई समस्या आ रही है, तो भी इस नंबर पर कॉल करके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, संपर्क रहित कार्ड भुगतान की सीमा को 2000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट जो होता है उसकी लिमिट कितनी की है आरबीआई ने फिलहाल। दोस्तों, पहले ये लिमिट 2000 थी, बढ़ा के अब ये 5000 कर दी है। अब ये पहले समझते हैं कि कॉन्टैक्टलेस होता क्या है। तो कॉन्टैक्ट का मतलब है कि अभी लेट सपोज आप पेट्रोल पंप पे गए अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए, आपने पेमेंट कार्ड के माध्यम से किया। जो पेट्रोल पंप वाला बंदा था उसने कार्ड से काट लिया, उसको मशीन में लगाया और उसके बाद पिन अपने डाल दिया। लेकिन जब ये नई फैसिलिटी आई है, इसमें क्या हुआ है कि आप सिर्फ टैप करेंगे, टैप मतलब एक हल्का सा उसको आप टच करेंगे या उसके ऊपर से ले जाएंगे मशीन के ऊपर से, तभी पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें जो की जाती हैं ये आपका समय बचाने के लिए जाती है। अब क्योंकि कार्ड लेना, उसको फिर कार्ड में डालना, मशीन में डालना और पिन कोड डालना, इसमें थोड़ा समय 1 मिनट 2 मिनट का समय लगता है। तो इन सब चीज़ों को बचने के लिए टेक्नोलॉजी का एक अच्छा इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है, जिसमें आपका समय बच सके और आम आदमी भी चीज़ों को यूज़ कर सके। ये आपका GS3 का पॉइंट हो गया। कॉन्टैक्टलेस की लिमिट आपका प्री का हो गया, और जो मैं बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का यूज़ जो होता है ये ऐसे में आपको हेल्प कर सकता है। साथ में आपका GS3 का जहाँ पर टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वहाँ पर भी आपको हेल्प कर देगा आपको। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आसान होती जा रही है, ये दिक्कत होनी शुरू है कि इसको आप मिसयूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो फ्रॉड में ये सब मिसयूज़ हो सकता है। तो इस चीज़ का भी एक डर बना रहता है। इसीलिए जो आरबीआई है वो 5000 से ज़्यादा लिमिट नहीं कर रहा है। ये तो कह रहा है कि अगर समय लगेगा, समय आएगा और अगर पब्लिक डिमांड करेगी तो हम इसको 5000 से ज़्यादा लिमिट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम 5000 कर रहे हैं, क्योंकि आरबीआई भी देखना चाहता है कि ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड ज़्यादा हो जाए और लोगों को नुकसान हो जाए। लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए टेक्नोलॉजी का धीरे धीरे इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है। टैबलेट मतलब आपका जो मोबाइल टैबलेट फ़ोन होता है वो देने की घोषणा की है। किस सरकार ने? ये आपकी जो हरियाणा सरकार है, मनोहर लाल खट्टर जी हैं। इन्होंने कोरोना वायरस के समय पे जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई है स्कूल नहीं जा पाए हैं, और कुछ बच्चे जो बहुत गरीब हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो उनको टैबलेट देने की कोशिश की है कि 8 से 12 तक के सारे बच्चे घर पर रहते ही ढंग से पढ़ाई कर सकें। तो ये सब चीज़ें मनोहर लाल खट्टर जी ने की है। ये तो प्री का सवाल हो गया दोस्तों कि टैबलेट किसने दिया है, लेकिन मैं आपको मेंस के हिसाब से बताता हूँ। देखिए, ये वेलफेयर स्कीम में आता है चीज़ें। वेलफेयर स्कीम मतलब कल्याणकारी योजनाएं जो होती हैं, सरकारें जो होती हैं, चाहे इंडिया की हो चाहे बाहर की हो, वो कई तरह की वेलफेयर स्कीम लॉन्च करते हैं। जैसे यूपी में अगर याद होगा, समाजवादी पार्टी ने एक बार मुफ्त में लैपटॉप बांटे थे। ठीक है, तो क्या ये कहा जाता है कि भाई ठीक है, लोगों को और बच्चों को बढ़ावा देने के लिए उनको टेक्नोलॉजी से और रूबरू कराने से ये हम देते हैं, लेकिन इनके नुकसान भी हैं। जैसे नुकसान ये है कि चूँकि ये सब चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं जो स्टेट का जो फंड होता है, जो राज्य सरकार के जो पैसा होता है उससे आता है। आपको तो फ्री पड़ता है, लेकिन सरकारों को तो पैसा पे करना पड़ता है ना। तो क्या इस तरह की चीज़ें बेहतर होती हैं देना? क्या इस तरह की कल्याणकारी योजनाएं जो पब्लिक के लिए बनाया गया है, लेकिन सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, सरकार के पास पैसे खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण से बाकी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो इसका यूज़ और मिसयूज़ किस तरह से हो सकता है? मैं 1-1.5 साल पहले एक वीडियो बनाया था, वो उसमें यही टॉपिक कवर किया था कि किस तरह की योजना होनी चाहिए। देखिए, वो योजनाएं जिससे कि रिटर्न आ जाए वो ज़्यादा बेनिफिट करता है, ऐसे होना चाहिए। जैसे कि एक योजना चली थी जिसमें साइकिल दी गई थी लड़कियों को, और जब लड़कियों को साइकिल दी गई तो ये महसूस किया गया कि जब लड़कियों को साइकिल मिली है फ्री में, तो उन्होंने स्कूल में जाना स्टार्ट किया।
ज़्यादा तादाद में लोग स्कूल जाना शुरू किए। या मिड डे मील, जब मिड डे मील देना शुरू किया तो ये महसूस किया गया कि बच्चे ज़्यादा एनरोल कर रहे हैं, ज़्यादा देर तक रुक रहे हैं। तो ये कल्याणकारी योजनाएं तो अच्छी हैं, ठीक है, इसमें जो सरकार इन्वेस्ट कर रही है उसका रिटर्न भी आ रहे हैं। लेकिन जब लैपटॉप बांटा गया या टैबलेट बांटा गया तो वो चीज़ देखने को नहीं मिली जो मतलब जिसका उम्मीद करते हैं। पैसा तो सरकार का लगा बट रिटर्न ज़्यादा नहीं आए। तो ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का पार्ट है, GS3 का पार्ट है, तो डिटेल में समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बहुत जल्दी बता दिया आपको, लेकिन इस क्वेश्चन के पीछे ये एक मेंस का पॉइंट आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह की कल्याणकारी योजना होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पेटा ने 2020 में पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना है? पेटा एक अमेरिका की एक एनजीओ टाइप की संस्था है जिसका नाम है पर्सन फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, जिसमें कि जो जानवरों के साथ जो एक क्रुएलिटी होती है, क्रूरता होती है, इसको ख़त्म करने के लिए ये संस्था काफ़ी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती है। और जितने रोल मॉडल्स होते हैं, जितने एक्टर्स होते हैं या जितने इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनको वो अपने साथ जोड़ के जो एनिमल के साथ क्रुएलिटी होती है, ठीक है, जैसे कि अब लोग वेजिटेरियन कम खाते हैं, नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, तो वो एक तरह की क्रुएलिटी है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उसके खिलाफ एक मुहिम चलाते हैं, तो कई तरह के लोगों को वो अपने साथ जोड़ते हैं। इसी में एक जॉन इब्राहिम साहब, जॉन इब्राहिम जो काफ़ी एक्टिव रहते हैं इस तरह की मिशन के ऊपर, तो जॉन इब्राहिम को उन्होंने पर्सन ऑफ द ईयर दिया। पेटा का जो पर्सन ऑफ द ईयर है वो जॉन इब्राहिम है। क्वेश्चन ये है, ठीक है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जफरुल्लाह जमानी का निधन हुआ है? जफरुल्लाह जमानी साहब जो थे वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है, और इनका जो कार्यकाल रहा वो 2002 से 2004 के बीच में रहा है, ठीक है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फला कौन सा देश है जिसका पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, पहली प्रधानमंत्री बनी है, डिफेंस मिनिस्टर बनी, इस तरह से पहला होता है, या कौन सा राष्ट्रपति या आपके नेबरिंग कंट्री कौन सा प्रधानमंत्री मर गया, इस तरह के सवाल जो वन लाइनर में आ जाते हैं, मेन से बहुत जुड़ा नहीं होता है, लेकिन प्री ओरिएंटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं आपको, ठीक है। किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र सरकार ने जो भी कास्ट बेस्ड आपकी जो रेजिडेंशियल इलाके कॉलोनीज थी, ठीक है, उसका नाम बदलने की बात की है। जैसे कि मान लीजिए ब्राह्मण टोला हो गया, लेट्स सपोज ब्राह्मण टोला हो गया, या क्षत्रिय निवास हो गया, ऐसी कॉलोनीज जिनका नाम कास्ट बेस्ड पे था, उन सबका नाम बदलने की बात की है महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है। अब ये तो प्री में आ गया। अब ये फैसला काफ़ी अच्छा है, क्योंकि शहरों में जहाँ पर आपकी पर्सनल आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है, आपकी कास्ट की आइडेंटिटी ख़त्म होकर आप एक कम्युनिटी, एक यूनाइटेड कम्युनिटी की तरह करते हो, उसमें इस तरह की चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। अभी सब मैं जो बात कर रहा हूँ ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। GS2 GS3 और ऐसे की में कि शहरों में जहाँ पर आप कास्ट या धर्म का आप कर रहे हो तो वो उसका नाम बदलना जरूरी है, क्योंकि ऐसे भी आइडेंटिटी चिपक जाती है आपकी, और फिर वो चीज़ें फिर एक हमारे देश की यूनिटी के लिए सही नहीं है। तो महाराष्ट्र सरकार का फैसला बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसमें आप क्या सोचते हो, क्या इस तरह की कम्युनिटी हिसाब से नाम होने चाहिए, ठीक है। तो वो उसका फ़ायदा क्या, उसका नुकसान क्या, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल मुझे पर्सनली लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं है और महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसला सही किया हुआ है। एक सवाल 2016 में आया था प्री में कि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ कहाँ रजिस्टर्ड है, किस स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों नंबर 1 पे था तमिलनाडु, नंबर 2 पे महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनियां हैं, वो तमिलनाडु में है, सेकंड नंबर महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पे गुजरात है। तो ये रैंकिंग आई थी, ये रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी कारण से जब इंडस्ट्रीज ज़्यादा है तो गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, वहाँ जॉब क्रिएशन ज़्यादा होती है, जॉब ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर की जॉब बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, यंग एज में पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होती है। यूपी की समस्या यही है, यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज नहीं है, यहाँ पर सर्विस सेक्टर तो है। अगर आप बड़े शहरों की बात करते हैं, लखनऊ, कानपुर की, तो यहाँ पर इंश्योरेंस के एजेंट बनने की नौकरी आपके पास है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ नहीं है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत कम है यहाँ पे, इस कारण से जॉब नहीं हो पाती है। इसलिए लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो है सिविल सर्विसेज या सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपस में समझनी ढंग से। किस भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार यानी कि ग्लोबल टीचर्स अवार्ड 2020 दिया गया है? एक टीचर हैं महाराष्ट्र सरकार के, वो का नाम है रणजीत सिंह दिसाले। रणजीत सिंह दिसाले एक टीचर हैं, उन्होंने जब लॉकडाउन हुआ तो बच्चों को बहुत दिक्कत आई पढ़ने में,
किस तरह से पढ़ाई किया जाए, तो उन्होंने जो सरकार की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं स्कूल में चलती हैं, उनको QR कोड होता है, जो ये आप नीचे देख रहे हैं QR कोड, जिसमें आप पेमेंट भी करते हैं, तो क्विक रिस्पॉन्स कोड इसे कहते हैं। QR कोड के माध्यम से जितनी भी टेक्नोलॉजी का सही तरह से इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी किताबें थी उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको एनिमेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो जितनी बुक्स थी वो एनिमेटेड रूप में बनी, और इससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग में, बच्चों की पढ़ाई में बहुत फ़ायदा मिला, ये देखने को मिला इसका। महाराष्ट्र सरकार ने भी इनको फेलिसिटेट किया है, काफ़ी इनको अवार्ड दिए हैं, और ये अब जो ग्लोबल टीचर्स अवार्ड हुआ है उसमें लगभग $1 मिलियन इनको पैसा दिया, लगभग 7 करोड़ रुपये इनको पैसे मिले हैं। और कई देश ऐसे हैं जो इन कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी मिल गई तो आप बस बैठ जाओ। आप अगर इनोवेटिव हो, आप में कुछ करने की क्षमता है, कुछ करना चाहते हो, तो किसी परिस्थितियों में आप काम करोगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। इंटरनेशनल पे, नेशनल लेवल पे आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो रणजीत सिंह दिसाले साहब बहुत बड़ा एग्जाम्पल इस चीज़ के हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर कैसे बनाया गया है? फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो सरकार का द्वारा, एक मोदी सरकार ने एक जो स्पोर्ट्स के जुड़े हुई चीज़ें की थी, फिट इंडिया मूवमेंट किया। इसमें स्कूलों के अंदर एक फिटनेस के मार्क्स देने की बात की, और कई और बातें भी हुई हैं। उसमें एक एम्बेसडर बनाए गए हैं जो उनके एक वुशु कोच हैं हमें इंडिया के, जो पहले कश्मीरी हैं जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। नाम है कुलदीप हांडू। कुलदीप हांडू साहब वुशु के कोच रहे हैं, और ये सब इंस्पेक्टर भी हैं JNK पुलिस में। तो वहाँ पर ये हांडू साहब वुशु के कोच हैं। वहाँ पर काफ़ी फिटनेस को उन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया है। यहाँ तक कहा जाता है कि लगभग 28 मेडल जो इंडिया ने जीते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो एशियाड हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, वहाँ पर फिटनेस पर जो उन लोगों के, जो एथलीट्स के लिए हांडू साहब ने काफ़ी काम किया हुआ है। ठीक है, तो उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। द्रोणाचार्य अवार्ड कोच को मिलता है, जैसे अर्जुन पुरस्कार मिलते हैं खिलाड़ियों को, तो उसी तरह द्रोणाचार्य अवार्ड मिलते हैं जो कोच होते हैं। तो ये कोच अवार्ड जीत चुके हैं, पहले कश्मीरी भी हैं, तो कश्मीर आपके कुलदीप हांडू साहब, और मोदी जी ने इनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया है उनको फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाने के लिए। कोटक के सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग किसने टॉप किया है? देखिए, कोटक महिंद्रा जो बैंक है उसके कोटक, और एक आपका कोटक भी है, साथ में एक बार कोटक हरून ने एक लिस्ट तैयार की इंडिया के टॉप रिचेस्ट वुमेन के ऊपर, कि नंबर 1 पे कौन सी लेडी है, कितना पैसा कमाए। तो नंबर 1 पे आपने HCL की एक मालिक है शिव नादर, उनकी बेटी रोशनी नादर, उन्होंने टॉप किया है। तो HCL के जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो वो उनके मालिक हैं शिव नादर, उनकी बेटी है रोशनी नादर, उन्होंने टॉप किया है HCL टेक्नोलॉजीज़ की। सेकंड नंबर पर किरण मजूमदार शाह रही हैं, बाइकॉन की मालिक रही हुई हैं, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी रह चुकी हैं। तो आपको ये नाम याद रखना जरूरी है, प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन है आपका। भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका के साथ इंडिया ने मिलकर बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते की बात की है। अब ये बौद्धिक संपदा क्या होता है? देखिए, मान लीजिए आपने कोई मशीन बनाई। अब जब मशीन बनाते हैं तो आप उसको पेटेंट करा सकते हैं। आपने पेटेंट करा लिया उसको, मतलब इसमें आपके राइट्स हैं, आप इसका इस्तेमाल करोगे, कमर्शियली फ़ायदा जो होगा वो आपको मिलना चाहिए क्योंकि ये आपने बनाया है। अब जो चीज़ दिखती है तो उसको तो आप पेटेंट कर सकते हो, लेकिन जो चीज़ नहीं दिखती है, या जैसे गाना हो गया, कविता हो गई, ठीक है, अब जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये चीज़ दिखती नहीं है, इनकी अपनी आइडेंटिटी है लेकिन इनको फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो आप इनका पेटेंट नहीं कर सकते। लेकिन आप है तो ये आपकी क्रिएशन, आपके दिमाग का है। तो इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नाम का शब्द दिया गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपदा, ये दिमाग की खोज है ये। तो ऐसी चीज़ें जो दिमाग की खोज होती हैं, जैसे कि कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हो गया, प्रोग्राम हो गया, ठीक है, कोई गाना हो गया, या रिसर्च हो गई, या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उन्हें बौद्धिक संपदा में आता है। अब होता क्या है, इस तरह की चीज़ों की चोरी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत लोग चोरी करते हैं इस तरह की, और इसमें अमेरिका बहुत ज़्यादा मतलब इसको डिस्टर्ब होता है ये। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप अपना लैपटॉप यूज़ करते होगे तो उस लैपटॉप में विंडोज़ पड़ी हुई है, तो 10 में से 9 लोगों जो होते हैं विंडोज़ उनकी वो डुप्लीकेट होती है, ओरिजिनल विंडोज़ यूज़ नहीं करते हैं। तो इसमें किसको लॉस हो रहा है? वो माइक्रोसॉफ्ट को हो रहा है, यानी कि अमेरिका को हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम बौद्धिक संपदा कहते हैं, और इंडिया इसमें काफ़ी इसका रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा है। इंडियंस बहुत ही डुप्लीकेट चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो अमेरिका ने इंडिया और चाइना जैसे जो कंट्रीज़ हैं उनके खिलाफ मुहिम चलाई थी। इसी में इंडिया और अमेरिका ने एक कोलैब किया है, एक कॉर्पोरेशन में एक डीड साइन किया, MOU साइन किया है, जिसमें जो रिसर्च हो रही है, जिस तरह की बौद्धिक संपदा है, उसको सही तरीके से यूज़ करना है, मिलकर यूज़ करेंगे, और ये भी देखना है कि अमेरिका को लॉस ना हो जाए। तो इस तरह पे कॉर्पोरेशन किया। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपके GS3 का पार्ट है, आप इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा। जो मैंने बताया आपको मोटा मोटा, वो तो आपको हेल्प कर ही देगा इसके अंदर।
हाल ही में जारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत की उच्चतम रिश्वत की दर कितनी है? क्या बोल रहा है? कह रहे हैं कि इंडिया में आपका रिश्वत लेते हैं लोग। और जो रिपोर्ट आई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, एक एनजीओ है, ये संस्था अपनी रिपोर्ट लिखती है, तो इन्होंने एक बात बोली है कि इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा घूस या रिश्वत लेते हैं पूरे एशिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं सबसे ज़्यादा रिश्वत हम इंडियंस लेते हैं। और उसमें भी लगभग 39% की ग्रोथ रेट देखने को मिली, 39% की, मतलब पिछले साल से 40% ज़्यादा हम लोग रिश्वत ले रहे हैं। अब इसमें ड्रॉबैक क्या है कि देखिए, इसके ड्रॉबैक ये है कि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी होती है, लाल फिताशाही, इसके बड़े लॉस हैं। जो ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है वो रिश्वत से लेकर काम कर रही है, तो आम पब्लिक का लॉस हो रहा है, तो सोशल वेलफेयर नहीं हो रहा है, या जो योजनाएं चलती हैं सरकार चलाती है वो ठीक से पहुंच नहीं पाती है, बहुत सारा पैसा जो है वो रास्ते में खत्म हो जाता है, लोग खा जाते हैं, पब्लिक को वो चीज़ नहीं मिल पाती है, जिससे गरीबी हमेशा बनी रहती है। तो ये सब चीज़ों के बड़े ड्रॉबैक हैं। इंडिया अगर इसमें टॉप कर रही है, इसका मतलब है कि इंडिया सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। करप्शन अभी भी बहुत ज़्यादा है, करप्शन जो है बहुत डिस्टर्ब करता है चीज़ों को। तो ये आपको थोड़ा सा पता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट लिखी, इसमें इंडिया में हाईएस्ट रेट है उसका, प्राइमरी रेट। आखिरी क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है? देखिए, ऑनलाइन गेमिंग होती है, लोग पबजी खेलते हैं या बाकी चीज़ें खेलते हैं, इस पे क्या होता है कि लोग कभी कभी पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, पैसा लगाएंगे, शर्त से खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं, तो ये चीज़ें जो है कभी कभी बहुत लॉस चली जाती हैं। और लॉस इतना ज़्यादा होता है कि जो युवा होते हैं वो उस चीज़ को संभाल नहीं पाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे यूथ जो है जिन्होंने सुसाइड किया है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जाके। तो आंध्र प्रदेश सरकार के जगन मोहन रेड्डी साहब जो सीएम है, उन्होंने एक बिल पास किया जिसमें बोला गया है कि ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर बैन लगाया जा रहा है। तो जगन मोहन रेड्डी, इनका एक बड़ा एक फैसला है, ये आंध्र प्रदेश ने गेम बैन लगाया है। और ये भी आपको आपके मेंस में हेल्प कर देगा किस तरह से आपका डिजिटल जो दुनिया है वो आपके इन्फ्लुएंस कर रही है आपको। तो यह चीज़ें आप याद रखिएगा इसमें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया होगा। बाकी खत्म होने से पहले दोस्तों, ऑनलाइन कोर्स हम आपको दे रहे हैं UPPCS का, तो आप ले सकते हैं। इसके लिए 83170405 पर कॉल कर सकते हैं। बाकी कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप इसी नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, मुझसे पर्सनली बात हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।